नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल के इस सीरीज में हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में कृषि एवं फसलों की आज की जो क्लास है ये दूसरी क्लास है। इसके पहले की जो क्लास है उसमें हमने कुछ भारत में कृषि से संबंधित बेसिक और इसके अलावा भारत में जो 3 फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद, इनके बारे में और इनमें जो फसलें होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से बेसिक से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और कल की क्लास जो थी वो बेसिक ही थी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः फसल तथा खेती के जो प्रकार होते हैं भारत में उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो क्लासेस होंगी भारत में कृषि एवं फसलों की, उसमें मुख्यतः हम लोग खाद्यान्नों पर चर्चा करेंगे। जो भारत के प्रमुख खाद्यान्न हैं जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, गन्ना इत्यादि जो प्रमुख खाद्यान्न हैं, इस पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दलहन, तिलहन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद उद्यान विज्ञान पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात कृषि जो है काफ़ी इसको हम लोग विस्तृत तौर पर पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि इसके पीछे का कारण यह है कि कृषि अर्थात जो फसलें हैं ये कई विषयों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ये कृषि विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, अर्थात आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कृषि विज्ञान से सवाल आ रहा है तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के भूगोल में जो कृषि है इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अपना प्रभाव डालता है, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक परीक्षा, इसे लेखपाल कहा जाता है, अन्य राज्यों के द्वारा भी कराया जाता है। तो लेखपाल की परीक्षा में एक पाठ्यक्रम होता है, एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इसका हम लोग विस्तृत तौर पर अध्ययन करें। कल की क्लास बेसिक थी, आज हम लोग इसके थोड़ा सा विस्तृत तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, विस्तृत तौर पर इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे और विस्तृत होता चला जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक सहज होकर के हमारे साथ जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं हमारे साथ एक अच्छा नोट्स आप लोग बनाते जाइए। बोर्ड पे आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से मैं बहुत सारी बातें नोट कर देता हूं और इसी के आधार पर हम आगे क्लासेस भी करते हैं। तो एक बार आप लोग जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा रहता है उसे आप लोग उसी तरीके से नोट कर लिया करिए और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं आप उसको भी नोट करते जाएं। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मुख्यतः फसल किसे कहा जाता है? शब्द है फसल। अगर ये कोई खेत है, जैसे ये आपका खेत है और इस खेत में अगर हमने इसमें गेहूं लगा दिया है, अगर इसमें गेहूं लगा दिया गया है और इसी गेहूं के खेत में कहीं कहीं जौ आ गया है, इसमें कहीं कहीं जौ हो गया है, तो क्या इस जौ को जो गेहूं के साथ है इसे फसल कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। जैसे कि गेहूं के साथ में कई बार आप देखते होंगे कि इसमें कहीं कहीं सरसों हो जाता है। ठीक है, तो क्या इस सरसों को फसल कहा जाएगा? नहीं, इसको भी फसल नहीं कहा जाएगा। और अगर ये एक खेत है और इस खेत में हमने सरसों लगाया है, इसमें यदि सरसों लगाया गया है और सरसों के साथ में आप देखेंगे कि कहीं कहीं गेहूं हो जाता है, उसमें कहीं कहीं गेहूं भी उगाता है, तो क्या इस सरसों के साथ में जो गेहूं उगा है इसे फसल कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। फसल की जो परिभाषा होती है, एक निश्चित भूभाग में यदि एक ही प्रकार के फसल को उगाया जाता है, एक ही प्रकार के फसल को उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि गेहूं में अगर उसके साथ अपने आप जौ उगाता है या गेहूं के साथ में अपने आप अगर सरसों उगाता है तो ये गेहूं में उगने वाला घास होगा और सरसों भी गेहूं में उगने वाला एक प्रकार का घास होगा।
ठीक है ना। अर्थात फसल की जो परिभाषा होती है वो मुख्यतः ये होगा कि एक निश्चित भूभाग में लिख लीजिएगा इसी तरीके से, एक निश्चित भूभाग में एक ही प्रकार के फसल को अगर उगाया जाता है उसे हम फसल कहेंगे। ठीक है, तो फसल की ये मुख्यतः परिभाषा होती है। ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। फसलों उत्पादन, अगला है फसलों का जो उत्पादन होता है, भूगोल की और कृषि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी शाखाएं। जैसे कि मैंने कृषि पर कल बात की थी, एग्रीकल्चर अर्थात एग्रोस और कल्चर से मिलकर के बना हुआ, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि की जुताई। इसी तरीके से कृषि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे कि इसमें हम सिर्फ फलों के उत्पादन की बात कर रहे होते हैं, इसमें फूलों का उत्पादन होता है, इसमें सब्जियों का उत्पादन होता है, इसमें जो फल हैं उनका उत्पादन होता है। तो अलग अलग जो उत्पादन है, उन उत्पादनों के आधार पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। मुख्यतः जब हॉर्टिकल्चर पर बात करेंगे, उद्यान विज्ञान पर जब हम लोग बात करेंगे, तो उसमें फल फूल और सब्जियों पर मुख्यतः यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसे सम्मिलित रूप से हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फसलोत्पादन, जो फसलें होती हैं, धान गेहूँ मक्का, इस तरह की जो फसलें हैं, तो खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है। तो फसलोत्पादन को मुख्यतः क्या कहा जाता है? अगर हम फसलोत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं तो फसलोत्पादन के अध्ययन को सस्य विज्ञान कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहा जाता है। एग्रोनॉमी के जो जनक हैं वो पीटर डिकेसनजी हैं। पीटर डिकेसन। प्रत्येक बात इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग इसी तरीके से इसको लिख भी लेंगे कि फसलोत्पादन का अध्ययन, अगर हम फसलों के उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सस्य विज्ञान कहा जाता है। हिंदी में इसे सस्य विज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एग्रोनॉमी कहा जाता है। सस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? पीटर डिकेसनजी। ठीक है। उसके बाद अगला है कि एक नियत अवधि में एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार लगाना कि भूमि की उर्वरकता का कम से कम क्षय हो, क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं किस पर? फसल चक्र पर। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। यहां पर हम फसल चक्र का अनुसरण नहीं कर सकते, फसल चक्र का अनुसरण नहीं कर सकते। फसल चक्र का तात्पर्य होता है कि यदि आपके पास ये मान लेते हैं एक ये खेत है, ठीक है ना, और इस खेत में हमने पहले, यानी कि जो पहली खेती हम कर रहे हैं, इसमें जैसे मान लिया कि इसमें हमने गेहूं लगा दिया, ठीक है ना, इसमें हमने गेहूं लगा दिया और उसके बाद हमने गेहूं को काट लिया, और उसके बाद दोबारा इसमें क्या लगाया जाएगा? तो उसको कहते हैं फसल चक्र। ठीक है ना। तो सही फसल चक्र की परिभाषा क्या बनती है? ठीक है ना। अगर हम गेहूं लगाए हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पहले गेहूं लगाया और गेहूं के बाद हमने क्या लगा दिया? धान लगा दिया। ठीक है ना। गेहूं के बाद इसमें उसी खेत में हमने धान लगा दिया। ठीक है ना। उसके बाद धान के बाद भारत में मुख्यतः सामान्यतः खाद्यान्न की 2 फसलें होती हैं, धान और गेहूं लगाया जाता है, जिसमें गेहूं रबी की फसल और ये धान और खरीफ की फसल। तो इस तरीके से एक सर्किल बन जाता है, धान गेहूं, इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है ना। तो धान लगाया, उसके बाद हमने पुनः क्या लगा दिया? गेहूं लगा दिया। तो क्या ये जो सर्किल बनेगा इस तरीके से फिर दोबारा इस तरीके से चलता रहेगा, तो क्या इसे फसल चक्र कहा जाएगा? नहीं, ये फसल चक्र नहीं है। फसल चक्र का तात्पर्य होता है कि सर्वप्रथम हमने जो फसल लगाई है, जो पहली बार हमने फसल लगाया है, तो उसमें देखा जाता है कि जो जड़ें हैं, अर्थात मैंने बताया था कि ये अगर सतह है तो सतह के ऊपर ये जो सामान्यतः मान लेते हैं ये फसल है, ठीक है ना, तो इसके 4 लेयर होते हैं। ठीक है ना। भूमि भारत की मिट्टियों वाले अध्याय में मैंने कराया था, तो इसके ये 4 सामान्यतः लेयर होते हैं, जैसे A B C और D के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी फसल की जो जड़ें होती हैं वो सामान्यतः A लेयर में फैली हुई होती हैं।
ए लेयर में इसकी जड़ें फैली हुई होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जैसे गेहूं की जड़ें छोटी जड़ें होती हैं, तो पहले हमने इसमें क्या लगाया, गेहूं लगाया, और गेहूं के बाद इसमें अगर हम पुनः दोबारा धान लगा देते हैं तो गेहूं क्या करेगा, गेहूं इसमें लगाया और गेहूं के बाद ये जो ए लेयर की उर्वरकता है वो गेहूं ले लेगा, और उसमें दोबारा अगर हम धान लगा देते हैं, उसमें दोबारा हम धान लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ए लेयर की जो उर्वरकता है उससे दोबारा धान को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खाद डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फसल चक्र नहीं है। फसल चक्र का मतलब होगा कि पहले अर्थात सर्वप्रथम जो हम फसल लगा रहे हैं उसकी जड़ें देखेंगे कि उसकी जड़ें कहाँ तक जा रही हैं। तो पहले हम छोटी जड़ों वाली फसलें, ठीक है ना, जैसे कि हमने गेहूं लगा दिया, तो गेहूं के बाद हमें वो फसलें लगानी होती हैं जिसकी जो जड़ें हैं वो उसके नीचे तक जाए, अर्थात जो लंबी जड़ें होती हैं, जैसे कि दलहन, ठीक है ना, जैसे कि दलहन। तो गेहूं के बाद हमें क्या लगाना होता है, दलहन लगाना होता है। अब क्या होगा, अगर हम दलहन लगाते हैं तो इसमें जो उर्वरकता है वो कहाँ से लेगा, इस बी लेयर से लेगा, इस बी लेयर से लेगा, और ऊपर की जो लेयर है अर्थात ए जो लेयर है इसको एक समय मिल जाएगा जिससे उर्वरकता इसमें पुनः वापस आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सर्किल बनाया जाता है, अर्थात पहले छोटी जड़ें और फिर उसके बाद बड़ी जड़ें, बड़ी जड़ों के बाद फिर छोटी जड़ों वाली फसलें। इस तरीके से अगर हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, फसलों को लगा रहे हैं, फसलों को अगर लगाया जाता है तो इसको कहा जाएगा फसल चक्र, इसको कहा जाएगा फसल चक्र। लेकिन भारत में हम फसल चक्र का अनुसरण नहीं कर सकते, भारत में फसल चक्र का अनुसरण नहीं होता। इसके पीछे भारत की जलवायु मुख्यतः कारण है। क्या कारण है कि भारत में जो जलवायु है वो कब आता है, वो जून में आता है, ठीक है ना, वो जून में आता है। जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त ये भारत में मानसून का एक समय रहता है, और उस समय धान लगाया जाता है, ठीक है, अर्थात खरीफ की फसल लगाई जाती है, धान लगाया जाता है। तो धान की विशेषता होती है कि धान जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होने के कारण क्या करना पड़ता है, उसे बहुत अधिक पानी चाहिए और उसे बहुत अधिक तापमान भी चाहिए। तो तापमान और पानी दोनों उसको चाहिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है धान। तो इस वजह से भारत में हम मानसून आने का इंतजार करते हैं, अर्थात किसी को उसे पानी अधिक चाहिए तो मानसून आता है तो हम उसमें धान लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे जब काटा जाता है तो लगभग नवंबर का समय आ चुका होता है, और उसके बाद से हमें पुनः, चूंकि बड़ी जड़ों वाली फसलें हमें लगानी होती हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि गेहूं जो होता है ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है, और जब तक धान कटता है शीत ऋतु आ जाता है, और हमारी एक मजबूरी बन जाती है कि हम शीत ऋतु अर्थात शीतोष्ण जो जलवायु का पौधा है जो कि गेहूं है उसे हमें लगाना होता है, ताकि मानसून के हिसाब से पैदावार हम यहाँ पर कर सकें, ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों जो फसलें हैं वो हमें छोटी जड़ों वाली ही लगानी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो भारत में फसल चक्र जो बनता है ये यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन सही तरीका क्या है, कृषि विज्ञान के हिसाब से इसका सही तरीका ये होता है कि पहले हम छोटी जड़ों वाली फसलें और उसके बाद फिर बड़ी जड़ों वाली फसलें अगर हम लगाते हैं, अर्थात पहले हम खाद्यान्न और खाद्यान्न के बाद फिर दलहन लगाएं, तो इस तरीके से जो सर्किल बनेगा इसे क्या कहा जाएगा, इसे फसल चक्र कहा जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इसी तरीके से लिख लेंगे। एक नियत अवधि में, मतलब एक ही समय में, एक निश्चित क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र होना चाहिए, फसलों को इस प्रकार लगाना कि भूमि की उर्वरकता का कम से कम क्षय हो, अर्थात भूमि की उर्वरकता जो है वो बनी रहे, उसका कम से कम नुकसान हो। इस तरीके से अगर फसलों को लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, फसल चक्र कहा जाएगा, ठीक है ना। परीक्षाओं में फसल चक्र सघनता पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीजें यहाँ से, दो फार्मूले हमने बोर्ड पर लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि फसल चक्र सघनता पूछा जाता है। फसल चक्र सघनता, किसी क्षेत्र की फसल चक्र सघनता है, किसी देश की फसल चक्र सघनता कितनी है, इसका फार्मूला होता है फसल चक्र सघनता की कि फसलों की संख्या डिवाइडेड वर्ष को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, निकल जाएगा प्रतिशत में फसल चक्र सघनता। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं किसी जगह की फसल चक्र सघनता, जैसे कि मान लेते हैं हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके पहले की बात कर रहे थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फसलें होती हैं, ठीक है ना, एक वर्ष में, तो पहले धान लगाया, धान के बाद धान को काट करके दोबारा धान लगा दिया, ठीक है ना। एक मानसून काल में लगाते हैं और मानसून के बाद जायद काल में, जायद में भी आकर के फिर से धान लगा दिया जाता है, उसके कटने के बाद फिर हम उसमें गेहूं लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 फसलें हो जाती हैं,
साल भर में, एक वर्ष में 3 फसलें हो जाती हैं। तो इस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे फसलों की संख्या, तो फसलों की संख्या हो गई 3 और वर्ष हो गया एक वर्ष में 3 फसलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। इस तरीके से यहाँ की फसल चक्र सघनता कितनी होगी? 300% होगी। यहाँ की फसल चक्र सघनता 300% होगी। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल लगाई जा रही है, 2 फसल लगाई जा रही है, तो अगर एक फसल लगाई जा रही है तो फसल चक्र सघनता कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक वर्ष में हम 2 फसल लगा रहे हैं तो फसल चक्र सघनता कितनी हो जाएगी? 200% हो जाएगी। इस तरीके से इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। फसल चक्र सघनता को लेकर के जो भारत के प्रमुख स्थान है, तो अगर ओवरव्यू अर्थात पूरे भारत की दृष्टि से पूछा जाएगा तो भारत की जो फसल चक्र सघनता है वह है 136%। भारत की फसल चक्र सघनता 136% है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की फसल चक्र सघनता कितनी है? 153% है। उत्तर प्रदेश की फसल चक्र सघनता 153% है। और भारत में सबसे अधिक फसल चक्र सघनता पंजाब की है। ये सवाल पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि पंजाब की फसल चक्र सघनता या फिर भारत में सबसे अधिक फसल चक्र सघनता किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक फसल चक्र सघनता जो है वो पंजाब की है, ठीक है ना। ये तीनों बातें आप लोग इसी तरीके से नोट कर लेंगे। भारत की फसल चक्र सघनता 136%, उत्तर प्रदेश की फसल चक्र सघनता 153% और भारत में सबसे अधिक फसल चक्र सघनता पंजाब में पाई जाती है 190%, ठीक है। यह रहा फसल चक्र सघनता। इसके अलावा इसी से संबंधित एक और फार्मूला लगता है जिसे कहते हैं सिर्फ फसल सघनता, इसको कहा जाता है फसल सघनता। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कॉफी की खेती कर रहे हैं, तो कॉफी की खेती की फसल सघनता कितनी होगी? कॉफी जो होता है ये 4 वर्ष में एक बार होता है, यानी कि उसकी जो फसल है वो 4 वर्ष में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? फसल होगा 1 और वर्ष होगा कितना? 4 और इंटू 100 कितना होगा? 25। तो यानी कि कॉफी की जो फसल चक्र सघनता होगी, केरला में, कर्नाटका में कॉफी जो लगाया जाता है तो उसकी फसल चक्र सघनता कितनी होगी? 25%, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बदल सकता है, अलग अलग क्षेत्रों का फसल चक्र सघनता अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वहां पर कुल फसलें कितनी लगाई जा रही हैं साल भर में, ठीक है ना। उसी के आधार पर इसको लगाया जाएगा कि अगर आप कॉफी लगा रहे हैं, जैसे चाय की खेती की बात की जाए, चाय की खेती, तो चाय की जो खेती होती है वो एक वर्ष में एक ही बार लगाई जाती है, ठीक है ना। एक ही फसल उसको रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर अलग फसल चक्र सघनता हो जाएगा और कॉफी के लिए 4 वर्ष में एक फसल तैयार हो रही है, तो इस तरीके से यहाँ की फसल चक्र सघनता 25% हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम कोई जगह है जहां पर 4 फसलें निकाल रहे हैं एक साल में, ठीक है ना, तो मुख्यतः हमने बताया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसमें जायद की भी कुछ फसलें निकाल लेते हैं, जैसे उड़द और मूंग जैसी जो फसलें हैं वो भी वहां पर निकाल लिया जाती है। इस तरीके 4 हो जाती हैं, 2 धान, गेहूं और उड़द, ये बीच का जो टाइम है जिसमें मेंथा होता भी लगाया जाता है। तो ये वाला जो टाइम होता है इसमें फसल चक्र सघनता कितनी हो जाती है? 400% हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फसल चक्र सघनता। आप इसी तरीके से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और उदाहरण के तौर पर भी जो मैंने दिखाया है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगला है कि किसी खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन अगर किया जाता तो उसे क्या कहा जाएगा? एकल कृषि, इंग्लिश में कहते हैं मोनोकल्चर। पूछा जाता है मोनोकल्चर किसे कहते हैं, मोनोकल्चर किसे कहा जाता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये एक खेत है और इसमें हमने क्या लगा दिया? चाय लगा दिया, ठीक है ना। ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में होता है जहां पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वहां पे, जैसे कि यहां पर हम बात करें तो अम्लीय मिट्टी, ठीक है ना, यहाँ पे अम्लीय मिट्टी अगर पाई जा रही है तो यहाँ पे कुछ खास ही फसलें हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम असम की बात करें, यहाँ असम की बात की जाए, यहाँ दार्जिलिंग की बात की जाए, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है और वर्षा वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर मिट्टी जो है वो पहले तो ढलान होता है, वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में एक ही प्रकार की फसल सबसे अधिक हो सकती है और वह है चाय। अर्थात पहले हम चाय लगाएंगे और चाय को जब हटा लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, उसके बाद दोबारा इसमें हम चाय ही लगाएंगे, अर्थात इसमें कोई दूसरी खेती हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की अगर खेती हो रही है, यानी कि एक खेत है उसमें बार बार हम एक ही फसल लगा रहे हैं,
बार बार एक ही फसल लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने मैदानी क्षेत्रों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा आप देखे होंगे कि पहले हमने एक खेत है और उसमें हमने गेहूं लगा दिया, गेहूं लगा दिया, पानी की सुविधा नहीं है तो धान नहीं लगाया, पानी की सुविधा नहीं है तो हमने वहां पे धान नहीं लगाया, और दोबारा जब गेहूं कट गया तो धान वाले टाइम पे उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा, और दोबारा इसमें हम फिर से क्या लगाएंगे, गेहूं ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार एक ही प्रकार की फसल अगर एक खेत में हम लगा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, एकल कृषि कहा जाएगा, अर्थात मोनोकल्चर कहा जाएगा, ठीक है ना। किसी खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है, एकल कृषि अर्थात मोनोकल्चर कहलाता है। मोनोकल्चर में और मोनोक्रॉपिंग में बहुत माइनर अंतर होता है, आप इसको ठीक से समझिएगा। अगला है कि एक वर्ष में किसी खेत में एक ही फसल का उत्पादन करना, ठीक है ना। इसमें वर्ष आ गया है, इसमें वर्ष नहीं है, इसमें है बार बार एक ही खेती करना, ठीक है ना, समय सीमा नहीं है इसमें, अर्थात किसी एक खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल का अगर हम उत्पादन करें, जैसे चाय के बाद दोबारा चाय, धान के बाद दोबारा धान, गेहूं के बाद दोबारा गेहूं, अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एकल कृषि कहलाएगा। लेकिन अगर एक वर्ष में अगर कोई खेत है और उसमें जैसे कि मान लेते हैं ये एक खेत है और इस खेत में एक वर्ष समय है एक वर्ष, और इस एक वर्ष में हमने इसमें एक ही फसल लगाया है, ठीक है ना। जैसे कि एक वर्ष में किसी खेत में एक ही फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है, एकल सस्यन कहलाता है। एकल सस्यन अर्थात मोनोक्रॉपिंग कहलाता है, इसको मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो एक वर्ष, और एक वर्ष में हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था, गेहूं लगा दिया था, यहाँ पर हमने गेहूं लगा दिया, और गेहूं के बाद चूंकि यहाँ पर मैंने बताया तापमान की वजह हो सकती है या मिट्टी की वजह हो सकता है या विभिन्न कारण हो सकते हैं, पानी हो सकता है, तो इन तमाम कारणों की वजह से यहाँ पे हम कोई दूसरी फसल नहीं लगा सकते। तो एक वर्ष में हमने ये लगाया, बाकी टाइम वो खाली रहेगा, बाकी टाइम जो है वो खाली रहेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, एकल सस्यन कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एकल सस्यन, ठीक है ना। तो एकल कृषि और एकल सस्यन में अंतर सिर्फ इतना है कि एकल कृषि में, एकल कृषि जो होता है इसमें एक वर्ष में ही या फिर 2 वर्ष में, यानी कि बार बार जितनी बार भी उसमें लगाया जाएगा एक ही प्रकार की फसल लगाई जाएगी, एक ही प्रकार की फसल लगाई जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, एक वर्ष में किसी खेत में एक ही फसल का उत्पादन, यानी कि पहले हमने इसमें अब गेहूं लगा दिया, अब गेहूं के बाद इसमें हम धान नहीं लगाएंगे, फिर 1 साल धान वाला जो पीरियड होगा उसको हम छोड़ देंगे। अगर उसमें दोबारा धान ही लगाना है तो फिर गेहूं वाला पीरियड भी हम उसमें छोड़ देंगे और फिर अगली बार उसमें धान लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक वर्ष में हम उसमें सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन करेंगे। तो इस तरीके की अगर खेती की जा रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, एकल सस्यन कहा जाएगा। प्रत्येक बातें जैसे हम ऊपर से बताते जा रहे हैं, जैसे कि फसल चक्र किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मोनोकल्चर किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से मोनोक्रॉपिंग किसे कहा जाता है। ये जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, बहुत कम जगहों पर इस तरीके की कृषि या इस तरीके की चीजें आपको मिलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे उम्मीद है बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए इन चीज़ों को ढूंढ कर लाने के लिए। इसलिए आप लोग हमारे मेहनत का जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसका मोल रखिए और मेरे साथ साथ सीरियस होकर के, सहज होकर के, धैर्यपूर्वक पढ़िए और एक अच्छा नोट्स हमारे साथ साथ बनाइए, ठीक है ना। इसके बाद एक फार्मूला लगता है फसल सघनता, पूछा जाता है फसल सघनता, किसी स्थान का फसल सघनता या किसी खेत का जो फसल सघनता है वो कितना है। तो आइए इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। फसल सघनता का फार्मूला होता है, क्या लिखा है, कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र को हम डिवाइड कर देंगे कुल क्षेत्र से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक खेत है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का एक खेत है और ये जो खेत है ये जैसे कि मान लेते हैं 10 हेक्टेयर है, ठीक है ना, ये 10 हेक्टेयर एक खेत है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, एक वर्ष में, एक ही वर्ष में हमने यहाँ पर पहले लगाया धान, इसमें हमने लगा दिया धान। तो धान जो लगा है वो कितने खेत में लगा है, 10 हेक्टेयर खेत में लगा है। धान जो लगा है वो कितने खेत में लगा है, 10 हेक्टेयर खेत में लगा है। फिर हमने धान काट लिया, फिर हमने धान काट लिया और धान काटने के बाद इसमें दोबारा हमने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। वर्ष एक ही चल रहा है, वर्ष जो है एक ही है। तो इसमें हमने धान काटने के बाद वो ज्यादा वाला टाइम आ जाएगा तो इसमें हमने उड़द लगा दिया, ठीक है ना, इसमें उड़द लगा दिया। वर्ष जो है वो एक ही है, वर्ष कितना चल रहा है, एक ही चल रहा है अभी। तो धान के बाद हमने इसमें उड़द लगा दिया, फिर हमने उड़द काटा,
उड़द को काट लिया और उड़द के कितने में लगाया, 10 एकड़ में, 10 हेक्टेयर में, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें हमने दोबारा क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। उड़द के बाद इसमें पुनः गेहूं लगा दिया। कितने खेत में लगाया, 10 हेक्टेयर खेत में लगाया। कितनी फसलें हो गई, 3 फसलें हो गई। एक वर्ष में 3 फसलें हो गई इसके अंतर्गत। तो अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है फसलों की संख्या, कुल बोया गया क्षेत्र। तो कुल बोया गया क्षेत्र जो है वो कितना हुआ, 10 हेक्टेयर में धान लगाया था, 10 हेक्टेयर में गेहूं लगाया था और 10 हेक्टेयर में उड़द लगाया था। तो इस तरीके से कुल हेक्टेयर कितने हो गए, 10 10 10, यानी कि कुल हेक्टेयर हो गए 30 हेक्टेयर। कुल हेक्टेयर हो गया 30, ठीक है। इसके बाद कुल खेत कितना है, टोटल है कितना, तो यह है 10 हेक्टेयर, टोटल है 10 हेक्टेयर। तो इस तरीके से जो निकल करके आएगा, तो कितना निकल के आएगा, 3, यानी कि 300%। ये क्या है, 300%। ये फसल सघनता है, किसी खेत की फसल सघनता इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो किसी खेत की फसल सघनता आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने गेहूं के बाद सिर्फ धान लगा दिया यहाँ पे, तो एक वर्ष में हमने 2 फसलें निकाली, तो यहाँ पर कुल बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, 20 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और खेत कितना है, 10 हेक्टेयर है। तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 200%। फसल सघनता कितनी होगी, 200% होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है फसल सघनता, ठीक है ना। तो फसल सघनता और फसल चक्र सघनता ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। जैसे मैंने बताया है, मुझे उम्मीद है आप लिख रहे होंगे और उसको उसी तरीके से आप लोग समझ भी रहे होंगे। आगे देखते हैं, भारत में कृषि के प्रकार, भारत में जो खेती की जाती है, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फसलों के अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। जैसे धान की खेती अलग प्रकार से होगी, ठीक है ना, गेहूं की खेती अलग प्रकार से की जाती है। तो सामान्य खेती होती है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की भी खेतियां भारत में की जाती हैं। उन्हीं के आधार पर आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो कृषि के प्रकार हैं, इसमें पहला है कंटूर कृषि। कंटूर कृषि ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, ये पर्वतीय क्षेत्र में। आप यहाँ से प्रत्येक बातें लिखते जाइएगा। कंटूर कृषि का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये मान लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, ठीक है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी नुमा, इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम मेड़ लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम मेड़ लगा देंगे, यहाँ पे मेड़ लगा देंगे। इस तरीके से सीढ़ी नुमा होता है खेत, ठीक है ना, सीढ़ीदार खेत। इसमें हम एक फसल लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ पे। अर्थात भारत में समान ऊंचाई, जैसे मान लीजिए नैनीताल में जो फसल है वो एक प्रकार की होगी। आप और ऊपर जाएंगे, जैसे पिथौरागढ़ चले गए तो वहाँ पे अलग प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में ही समान ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक विशेष प्रकार की फसल होगी और उसकी ऊंचाई जैसे बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे ऊंचाई सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान में परिवर्तन आता है, और जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे फसलों की विशेषता भी बदलती जाएगी, ठीक है ना। तो ऊंचाई के आधार पर जो फसलें लगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंटूर कृषि कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात समान ऊंचाई, इसको लिख लेंगे, समान ऊंचाई पर होने वाली कृषि को समोच्च कृषि या कंटूर कृषि कहा जाता है। इसे सीढ़ीदार कृषि भी कहा जाता है। पर्वतीय ढाल पर यह कृषि की जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए आप रानीखेत में हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए ये जो क्षेत्र है ये रानीखेत का है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं रानीखेत है। तो रानीखेत में ही अगर यहाँ पर हम एक सीढ़ीदार खेत बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर धान, यहाँ पर गेहूं, यहाँ पर सरसों ऐसा लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये एक ही क्षेत्र है और ये एक ही ऊंचाई है, ठीक है ना, ये एक ही ऊंचाई है। अब इसके बाद रानीखेत के बाद अल्मोड़ा चले जाइए, अल्मोड़ा के बाद अल्मोड़ा आ जाइए, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए आप पिथौरागढ़ चले जाते हैं और ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे यानी कि रानीखेत में जो खेत होंगे उन सभी खेतों में एक प्रकार की खेती, और जो अल्मोड़ा में होगा वहाँ पर एक प्रकार की, जो पिथौरागढ़ में होगा वो एक प्रकार की खेती होगी, ठीक है ना। अर्थात अलग अलग स्थानों पर, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है ये, तो मान लीजिए यहाँ पर एक अलग ऊंचाई है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर ये अलग ऊंचाई है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे 300 की ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई है 300 मीटर की, ठीक है ना। और ये सिक्किम है और सिक्किम का ये कोई क्षेत्र है और इसकी ऊंचाई भी है 300 मीटर, ठीक है ना। और सॉरी 3000, और ये भी 3000। और ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर कोई स्थान है, ये भी 3000 है,
ठीक है ना। तो ये और ये एक ही लाइन में आ जाएगा, अर्थात समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। इसी तरीके से समान ऊंचाई पर होने वाली जो कृषि है उसे समोच्च कृषि कहा जाता है, इसे कंटूर कृषि कहा जाता है, या फिर इसे सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। पर्वतीय ढाल पर अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है, जैसे हमने बताया है। इसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे। भारत के पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि लद्दाख के बाद कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसके बाद छोटे छोटे पर्वत जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और उसके अलावा भारत की जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें जो पर्वतीय ढाल है उस पर भी इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये रहा कौन सा, कंटूर कृषि। इसके बाद अगला है ट्रैप क्रॉप। अगला है ट्रैप क्रॉप, इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है महंगी फसलों को बचाने के लिए, महंगी फसलों को बचाने के लिए उसके किनारे किनारे सस्ती फसलों को लगा देना, उसके किनारे किनारे सस्ती फसलों को लगा देना। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक खेत है, ठीक है ना, और इस खेत में हमने क्या लगा दिया है, कपास लगा दिया है, और कपास एक महंगी फसल होती है। अब इस कपास पर एक कीड़ा होता है जिसे कॉटन रेड बग कहते हैं, कॉटन रेड बग उसे कहा जाता है। तो कॉटन रेड बग से कपास को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, इसके किनारे किनारे ये जो इसका किनारा है, हमें ये जानना होता है कि कपास का ऐसा कौन सा कीड़ा है जो किसी दूसरी फसल पर भी होता है, तो वो दूसरी फसल पर जो उस पर हो रहा है वो हम इसके किनारे किनारे लगा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कपास है, तो कपास पर जो रेड बग पाया जाता है, जो कॉटन रेड बग कीड़ा है, वो यहाँ पे हम एक फसल लगा देंगे, कौन सा, भिंडी। यहाँ पे हम लगा देंगे भिंडी। तो भिंडी पर भी कॉटन रेड बग नाम का कीड़ा पाया जाता है, जो कि अब क्या करेगा, ये इस भिंडी को नुकसान पहुंचाएगा, कपास आपका सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी महंगी फसल को आप इसी तरीके से लिख लेंगे, कि किसी महंगी फसल को कीट से बचाने के लिए उसके चारों तरफ सस्ती फसलों को लगाया जाता है। इसके अलावा भारत में कुछ विशेष जगहों पे एनर्जी क्रॉप की खेती, एनर्जी क्रॉप का मतलब होता है कि वो तमाम चीजें, उस चीज की खेती करना जिससे एनर्जी प्रोवाइड होता है, ठीक है ना, जैसे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि क्या, जैसे कि गन्ना, जैसे कि आलू की खेती, गन्ना की खेती। एक होता है जटरोफा होता है, जटरोफा। आप लोग मसाले में देखे होंगे, इसको रत्नजोत कहा जाता है, रत्नजोत, ठीक है ना, ये जटरोफा ही होता है, इसी का जो फूल होता है रत्नजोत बनता है, ठीक है ना, उसे सब्जी में कलर लाने के लिए इसको मिलाया जाता है। जटरोफा एक फल जैसा होता है, और लगभग मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये सड़कों किनारे पाया जाता है, सड़कों किनारे भी ये मुख्यतः पाया जाता है। बायोडीजल बनाने काम आता है, ये बायोडीजल बनाने के भी काम आता है। इसके अलावा ये मक्का में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी स्टार्च पाया जाता है, ठीक है ना, मक्का, ठीक है ना। ये सारे एनर्जी क्रॉप हैं जिनसे बियर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो मक्का, जटरोफा, गन्ना, ये सब इसी तरीके की। तो इस तरीके की जो फसलें हैं काफ़ी महंगी होती हैं, तो इनको लगाना क्या कहलाता है, एनर्जी क्रॉप कहलाता है, इनको कहना एनर्जी क्रॉप कहलाता है। अगला है झूम खेती। आइए इसको समझते हैं, झूम खेती किसे कहा जाता है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो झूम खेती है, ठीक है ना। झूम खेती का तात्पर्य होता है ये उन क्षेत्रों में, भारत में सबसे ज़्यादा झूम खेती जो है वो भारत के पूर्वोत्तर भारत में जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे सबसे अधिक झूम खेती की जाती है, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक झूम खेती की जाती है। इसका तरीका ये होता है कि ये आपका एक कोई जंगली क्षेत्र है, ये वन है, ये एक बहुत बड़ा वनीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनके द्वारा वन का एक हिस्सा काट दिया जाएगा, ये हिस्सा काट दिया जाएगा, और काटने के बाद इस वाले क्षेत्र में क्या कर दिया जाएगा, इसको काटने के बाद उसको जला करके साफ करके खेत तैयार किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे खेती की जाएगी। कितने वर्षों तक, लगभग 1 से 2 वर्षों तक यहाँ पे खेती की जाएगी, ठीक है ना। जब यहाँ पे खेती हो जाएगा 1 से 2 वर्ष बाद, तो उसके बाद अगला जो समय आएगा उसमें जंगल के दूसरे हिस्से को काट दिया जाएगा। अब इस हिस्से में, जिस हिस्से में खेती किया गया था,
इस हिस्से में फसल की जगह पे अब यहाँ पे दोबारा हम लोग वही वनीय जो पौधे होते हैं उसको हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि वन दोबारा तैयार हो जाए, ठीक है ना। और उसके दूसरे हिस्से को हम काट देंगे और फिर यहाँ पर हम उसे खेत बना करके उसे जला देंगे काट करके, और उसके बाद इसे यहाँ पर दोबारा खेत तैयार करेंगे और यहाँ पर अब खेती करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगली बार फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे जब 2 साल लगभग खेती कर लेंगे हम, तो इस जगह को फिर भी पौधे लगा देंगे और उसके बाद अगली जगह फिर से खेत बनाएंगे। अर्थात इसमें हम वनों को काट करके उस वहाँ पर खेती करते हैं और 1-2 वर्षों बाद दोबारा दूसरा खेत तैयार करते हैं। इस तरीके से जो बदल के खेती होती है वनों में, इसे झूम खेती कहते हैं, इसको झूम खेती कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि यह स्थिर प्रकार का अस्थिर प्रकार का कृषि है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता रहता है, भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में यह कृषि प्रचलित है, ठीक है ना। इसमें जंगलों में आग लगाकर, जंगलों को काटकर नया खेत तैयार किया जाता है तथा उसमें 2 या 3 वर्षों के लिए खेती की जाती है। पुनः उस स्थान पर पौधे लगा दिए जाते हैं तथा खेती के अन्य दूसरा स्थान बनाया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से बदल के जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके। झूम खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। झूम खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला नाम है लाडांग जो है इसे मलेशिया में कहा जाता है, लिख लेंगे इसे। लाडांग जो है मलेशिया में इसे लाडांग कहा जाता है, ठीक है। अगला है चैगिन, लिख लेंगे चैगिन जो है इसे कहाँ कहा जाता है? फिलीपींस में। चैगिंग जो है इसे बोला जाता है फिलीपींस में इसे चैगिंग कहा जाता है। मिल्पा, इसको मिल्पा कहा जाता है कहाँ पे? मैक्सिको में। मिल्पा मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको, अमेरिका का एक राज्य है मैक्सिको, वहाँ पे क्या बोला जाता है? मिल्पा। कोनुको, अगला है कोनुको इसको बोला जाता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में इसे क्या बोला जाता है? कोनुको बोला जाता है। इसके अलावा माजोले, इसको माजोले कहा जाता है, और माजोले इसे कहाँ कहा जाता है? जायरे बेसिन में। जायरे बेसिन का मतलब है जो कांगो जायरे है, ठीक है ना, कांगो जायरे। तो कांगो जायरे एक देश है अफ्रीका में, ठीक है ना, तो वहाँ पे इसे जायरे बेसिन में इसे माजोले कहा जाता है। इसके बाद इसके बाद अगला है चेना इसको कहा जाता है श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। और भारत में यहाँ पे लिख लेंगे झूम कहा जाता है इसे भारत में, ठीक है ना। इसके अलग अलग देशों में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में कई बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला है रोपड़ खेती। रोपड़ खेती बहुत आसान होता है, आप समझ पा रहे होंगे। आप इसी तरीके से पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अगला है रोपड़ खेती। रोपड़ खेती का तात्पर्य होता है कि ऐसी खेती जिसका बीज हम पहले एक ही बार तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये बहुत बड़ा सा कोई खेत है, ठीक है ना। अब इस खेत में हमें कुछ लगाना है, जैसे धान लगाना है, तो धान के लिए हम क्या करेंगे? पहले इतने हिस्से में बीज तैयार करेंगे, ठीक है ना। अर्थात धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसके बीज के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है, तभी उसमें से वो अंकुरित होगा और वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले एक छोटा सा खेत तैयार करेंगे और उसमें धान का जो बीज है वो छींट देंगे, उसमें पानी भर देंगे, उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें धान अंकुरित होता है और वो बड़ा हो जाता है। लगभग वो जब 1 फीट का हो जाता है तो उसे वहाँ से उखाड़ा जाता है और उसके बाद पूरे खेत में उसी बीज को ले जा करके रोपा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो खेती की जाती है, इसे
रोपण खेती कहा जाता है, ठीक है ना। तो धान, इसके अलावा प्याज भी इसी तरीके से लगाया जाता है, रोपण खेती की जाती है। तो इस तरीके की कुछ फसलें हैं जिन्हें एक स्थान से उखाड़ करके बाद में दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, इस तरह की खेती को रोपण खेती कहा जाता है। तो मुख्यतः इसका उदाहरण है धान, चाय इसका उदाहरण है, प्याज भी इसका उदाहरण है। ये कुछ प्रमुख हैं, आप लोग इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो रोपण खेती का मतलब होता है एक स्थान से, इसका बीज एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, उसे रोपण खेती कहा जाता है। अगला है रेचिंग खेती। ये किसी प्रकार की खेती नहीं होती है, ये प्रतिभूमि, जो खाली भूमि है, चारागाह की जो भूमि है जहाँ पर मुख्यतः जानवर चारा चरने के लिए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो चारागाह भूमि है उसे क्या कहा जाता है, रेचिंग खेती कहा जाता है, उसको रेचिंग खेती कहा जाता है। ये हो गया आपका पूरा फसल और फसलों के जो खेती के प्रकार हैं उनको हमने अलग अलग करा दिया। यहाँ पे इस टॉपिक से बनने वाला ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपकी परीक्षा से बाहर जाने वाला है। यदि आपने सही तरीके से मेरे साथ जैसा जैसा हम कहते जा रहे हैं आप उसे अगर उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं तो आधा अधूरा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा ज्ञान आपको लेकर के डूब जाएगा, आप किसी परीक्षा को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मेरे साथ पूरी तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा और एक अच्छा नोट्स भी आप तैयार कर पाएंगे। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का मोल आप रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों, अपने जो आपके क्लासमेट हैं, आपके जानने वाले हैं, जो आपके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमें पहुंचाने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।